हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्थल। हम पिछले चैप्टर में मैथ का जो कवर किया हमने औसत का चैप्टर कंप्लीट किया है, जो कि एक आसान सा चैप्टर था। इसके बाद हम बढ़ चलते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ, अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है परसेंटेज या फिर प्रतिशत। प्रतिशत या परसेंटेज की डेफिनेशन जान लेते हैं। प्रतिशत में दो टर्म दी गई होती हैं, एक तो टर्म जो मेन टर्म होती है और दूसरी जिसके रिस्पेक्ट में हमें उस टर्म का परसेंटेज ज्ञात करना होता है। तो मेन टर्म जिस टर्म के रिस्पेक्ट में उसका परसेंटेज निकालना है, उसका कौन सा हिस्सा होगी। यदि उस बड़े वाले टर्म के 100 हिस्से कर दिए जाएं तो वह टर्म उस टर्म के कितने हिस्सों को कवर करेगी, यह चीज़ हमें परसेंटेज से या फिर प्रतिशत से पता चलती है। तो परसेंटेज सोल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ है, अगर परसेंटेज गिवन है तो उसको फर्दर कैसे सोल्व करते हैं, उसको भिन्न या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे तोड़ा जाता है। तो इसके लिए मेथड है कि उसके संख्या जो दे रखी है 15% दे रखा है, जैसे 15% दे रखा है या 15% दे रखा है, तो उसके 15 के डिवाइड में हम 100 लिख देते हैं, तो प्रतिशत का सिंबल हट जाता है और वह भिन्न में कन्वर्ट हो जाती है। 15/100 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 3/20। तो ये हमें भिन्न बना सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, अगर परसेंटेज किसी संख्या के रिस्पेक्ट में निकालना है, किसी एक संख्या का, मान लो पहली टर्म जो इम्पोर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर फोकस करना है वो कुछ भी दे रखी है, एक्स टर्म है, वो एक्स टर्म मान लिया हमने, वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है और परसेंटेज फाइंड आउट करना हमने, तो कैसे लिखते हैं, x/y × 100। अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इस प्रकार सोल्व करते हैं। तो इसी प्रकार हम इस चैप्टर के बेसिक से शुरू करते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाते हैं। आसान क्वेश्चन से शुरू करके थोड़े टफ की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में जो दिया गया है वो दिया गया है कि यदि भिन्न के अंश में से 15% की कटौती कर दी जाती है और हर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो हमें जो फ्रैक्शन प्राप्त होता है वो 10/27 प्राप्त होता है। ठीक है, भिन्न क्या होती है, जो सही बटे की फॉर्म में होती है, यानी अंश के डिवाइड में हर एक संख्या दूसरे के डिवाइड में लिखी जाती है, तो उसे फ्रैक्शन बोला जाता है या फिर भिन्न बोला जाता है। अब हमारे पास भिन्न नहीं दे रखी है, ठीक है, तो मान लेते हैं हम, माना भिन्न मान ली हमने, a/b की फॉर्म में होगी। ठीक है, a जिसका न्यूमरेटर है, ठीक है, और a जिसका न्यूमरेटर है और b जिसका डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को अंश बोला जाता है हिंदी में और इसको हर बोला जाता है। जो टर्म निकल के आती है उसको हमें फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है भिन्न या फिर हिस्सा या फिर टुकड़ा। तो कैसे करेंगे, शर्त के इस हिसाब से चलते हैं, जो इसने शर्त दे रखी है उसी के हिसाब से हम शुरू कर देते हैं। तो अंश में से 15% की कटौती कर दी जाती है। अंश ए है टर्म, अंश जो हमने मान रखी है, और इसमें से 15% की कटौती होने के बाद संख्या कितने प्रतिशत रह जाएगी, ये 85% रह जाएगी। ठीक है, और हर में से क्या बोला इसने, हर बी है। ठीक है, बी में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है इसने, 2% की वृद्धि करती है। 2% हर, यानी बी में 2% वृद्धि का मतलब कितना होगा, यह संख्या स्वयं की 102% हो गई है। बढ़ोतरी का मतलब 100 में जोड़ना है और कमी का मतलब 100 में से घटाना है। ठीक है, तो बी का 102% कैसे लिखेंगे, 102 नीचे और 100 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि परसेंटेज दिया गया है, इसने प्रतिशत की कटौती की गई है। तो 100 से 100 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 17×5 = 85 और 17×6 = 102। तो संख्या कितनी प्राप्त हो रही है हमें, 10/27। तो यहाँ से निकल के आएगा लेफ्ट साइड में से 5a/6b और ये इक्वल आ जाएगा 10/27 के। a/b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 10/27 इस साइड में है, उस साइड में है 5/6, तो इस साइड में आगे 6/5 बन जाएगा, 5 × 2। ठीक है, और 3 2 = 6 और 3 9 = 27, 4/9 यानी 4/9 हमारे पास भिन्न प्राप्त हो जाएगी।
तो बढ़ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पुट किया गया है वो बिल्कुल ही सिंपल से प्रकार का क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है कि एक मेज़ के अंकित मूल्य में 12% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य यानी जो प्रिंटेड प्राइस होता है किसी भी वस्तु के ऊपर, उसमें 12% छूट देने पर इसका मूल्य 5280 रुपये रह जाता है। यानी अब 12% अगर उसमें से उसकी वैल्यू घटा दी जाती है तो इतने रुपये में बिकेगी वो 5280 रुपये में, 5280 रुपये में बिकेगी। मेज़ का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मेज़ का अंकित मूल्य हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं, माना मेज़ का अंकित मूल्य ठीक है x रुपये मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इसने बोला है कि छूट या कटौती जो है वो कितनी है, छूट या कटौती 12% है। ठीक है, इसकी कंडीशन के हिसाब से हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी जिस वस्तु जिस मूल्य पर बिकने वाली है उसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। इसका मूल्य 5280 रुपये रह जाता है, यानी x रुपये पर कितने फीसदी छूट दी गई है, 12% छूट। तो x का 12% छूट घटने के बाद उस संख्या कितने प्रतिशत रह जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, कटौती हुई है तो 100 में से 12 माइनस कर देंगे, अगर बढ़ोतरी होती है तो 100 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 5280 रुपये के। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। 5280 के इंटू में जाएगा 100 और डिवाइड में आएगा 88, क्योंकि x इस साइड में रख लिया और 88/100 उस साइड में जाके कितना हो जाएगा, 100/88। ठीक है, 100/88। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये जाएगा हमारे पास, फर्दर सोल्व करते हैं तो ये जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 6000 रुपये। 6000 रुपये की वो चीज़ थी जिस पर 12% की छूट देने के बाद 5280 रुपये में बेची गई। जो प्रिंटेड रेट था उस मेज़ का वो 6000 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था इस सीरीज़ का। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार आया है एग्ज़ाम में, तो इसको सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। खपत यानी उपभोग में, जितना पहले मान लो 4 किलो ले रही थी तो अब 4 से उसे अपनी जो है उपभोग की मात्रा वो घटानी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, ये इसके लिए एक तो सीधी सी ट्रिक होती है इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए वांछित कमी, ठीक है, या जो खपत में कमी आती है खपत के हिसाब से, उसको निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस R और इंटू में 100। ये परसेंटेज में निकल के आएगी, जो भी चीज़ निकल के आएगी ये परसेंटेज में निकल के आएगी। ठीक है, जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसको ऊपर पुट कर देते हैं और नीचे उसको 100 में जोड़ के पुट कर देते हैं और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा कि कट फिट के ये आ जाएगा 100/16 इंटू 1/3, इतना आ जाएगा ये। ठीक है, सॉरी, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, वांछित कमी अगर पूरे बड़े मेथड से करना चाहे, कंप्लीट मेथड से, जिससे कि आपको करने में मज़ा आएगा, आप भूल नहीं पाएंगे, कभी एक बार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें गिवन जो चीज़ है वो बहुत कम है, इसलिए हम मान के चलते हैं अपने पास से कि माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं। चीनी का प्रारंभिक मूल्य, जो शुरुआत में जो रेट था वो नहीं पता हमें कितना था, तो उसको मान लेते हैं हम x रुपये पर किलोग्राम था वो चीनी का रेट। और चीनी की प्रारंभिक खपत, प्रारंभ में जो चीनी की खपत हो रही थी वो मान लेता हूँ मैं y
केजी चीनी एक गृहिणी यूज कर रही थी अपने घर में, तो चीनी पर तब कुल पैसा कितना खर्च होता था, कुल खर्च ऐसी कंडीशन में कितना था, ठीक, कितना होगा, एक जितनी मात्रा आ रही थी चीनी की और जो रेट था उसको गुना कर देते हैं तो हमें कुल पैसों का पता चल जाएगा कितने रुपए घर में खर्च हो रहे थे। तो x इंटू वाई पैसे चीनी के ऊपर वह महिला खर्च कर रही थी। अब नया रेट कितना आएगा चीनी का, इसमें 20% का इजाफा हो गया है, x रुपये रेट था पहले, इसमें 20% का इजाफा होने के बाद रेट बढ़ के हो जाएगा y रेट बनेगा, ठीक है। नई खपत का हमें पता नहीं है तो नई खपत मान लेते हैं हम, नई खपत होगी हमारे पास y डैश, नई खपत को हम y डैश से दिखा रहे हैं, लेकिन कुल खर्चा के लिए उसने बोला है कि कुल खर्चा भी कितना होना चाहिए, एक्स वाई रुपीज़ होना चाहिए, नया खर्च एक्स वाई रुपीज़ होना चाहिए, इसने ये बोला है, ठीक है। इसलिए नई खपत कैसे निकालेंगे हम, वाई डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, टोटल खर्च, ठीक है, एक्स इंटू वाई और डिवाइडेड बाई नया रेट, नई खपत कुल खर्च के डिवाइड में भाग में कर देंगे हम नया रेट, तो ये निकल कर आएगा भाई इतना। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5/6 वाई, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो नई खपत इतनी आ गई है। और नई खपत पुरानी खपत से कितनी कम है, खपत में कमी कितनी है, पहले तो y किलो लगती थी लेकिन अब लग रही है 5/6y, तो पहले वाली में से बाद वाली खपत को घटा देंगे तो हमारे पास 1/6y निकल के सामने आएगा, ठीक है, 1/6y। और खपत में कमी का परसेंटेज, कमी की प्रतिशतता कैसे निकालेंगे हम, क्या बताया था इसने, खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए, कमी कितनी हुई है 1/6y, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, जो और पहले वाली खपत होती थी y kg खपत के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y kg इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है। 1/6y खपत में कमी हुई है, किसके रिस्पेक्ट में हुई है, पहले वाली खपत के रिस्पेक्ट में हुई है, और परसेंटेज निकालना चाहते तो इंटू में 100 कर देंगे, वैसे ही 16 होकर कितना आ जाएगा ये 16 एंड 2/3%। ईजी है, दोनों ही मेथड आसान हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बढ़ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये थोड़ा उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला किया था, इसमें क्या है 10% की गिरावट आ गई है नमक के रेट में। तो क्या बताया है, नमक के मूल्य में 10% की गिरावट आने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। रेट गिरेगा, ठीक है, तो खपत में वृद्धि की जा सकती है, घर खर्च उससे नहीं बढ़ेगा, ताकि घर खर्च वही बना रहे। अगर घर खर्च वही बना के रखना चाहते हैं और रेट टूट गया किसी वस्तु का, तो हमें उस वस्तु की खपत में वृद्धि करनी चाहिए पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ सी चीज़ है, तो करते हैं, वही फॉर्मूला है, वांछित कमी वाला फॉर्मूला लगाया था पिछले में, तो अब लगाएंगे वांछित वृद्धि, जो कि प्रतिशतता में आएगी हमारे पास। कि कैसे निकालते हैं, r इंटू 100 प्लस r होता था उसमें, क्योंकि उसमें वृद्धि हुई थी, यहाँ पर 100 माइनस r कर देंगे और इंटू में 100, ये फॉर्मूला बनेगा, परसेंटेज में आंसर हमारा निकल आएगा। तो कैसे लिखेंगे, 10% की कमी और 100 में से परसेंटेज को घटा देंगे, 10% को घटा दें पर कितना बचेगा 90%, और प्रतिशत निकालना चाह रहे थे इसके इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा ये, इसको फर्दर सोल्व करने पर हमारे पास मिलेगा 11 से 1/9%, इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा, यानी इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि उस गृहिणी का खर्च वही का वही बना रहे, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। अगर इसको फर्दर कंप्लीट मेथड से सोल्व करते हैं, कंप्लीट मेथड जो है हमने पिछले क्वेश्चन में जो किया था वैसे ही, तो हम सबसे पहले तो नमक का प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं, अगर नहीं दिया हुआ हो तो ये चीज़ माननी ज़रूरी होती है। नमक का प्रारंभिक मूल्य मान लेता हूँ x रुपये पर किलोग्राम है,
ठीक है। और नमक की खपत, प्रारंभ में जो खपत है, जो कंजम्पशन रेट है, कंजम्पशन हो रही है वो वाई केजी हो रही है मान लेते हैं हम, ठीक है। तो कुल खर्च, नमक पर कुल खर्च कितना है, रेट है और जितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने रुपये वही खर्च आ रहा है नमक का के ऊपर, उस घर का, उस महिला का खर्चा x इंटू वाई रुपये खर्च कर रही है वो नमक के ऊपर। लेकिन नया जो नमक का भाव है, नमक का नया भाव, उसको कैसे देखेंगे हम। नमक का नया भाव बोल रहा है 10% की गिरावट आ गई, एक्स ओरिजिनल था पहले जो प्रारंभिक था इनिशियल रेट, और इसके इनटू में कर देंगे। गिरावट का मतलब होता है कि 100 में से घट के आएगी जो टर्म आएगी, तो 100 में से 10 घटा दिए मैंने 90, और परसेंटेज दी गई है इसलिए इसके डिवाइड में 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9/10x, ठीक है। 10% की गिरावट का मतलब है वो संख्या खुद की 90% रह गई है, 90% संख्या x का 90% निकालेंगे, x इंटू 19 और प्रतिशत क्योंकि उसके साथ लगा हुआ है इसलिए डिवाइड में 100 हो जाएगा, ठीक है। नमक की नई खपत, मान लेते हैं हम y डैश के जी होगी, ठीक है। परंतु नमक पर कुल खर्च कितना रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, XY रुपये, ठीक है। XY रुपये, यहाँ से अगर नमक की खर्च निकालेंगे, कुल खर्च नई वाली कंडीशन से निकालते हैं, ये तो पुरानी कंडीशन से तो XY रुपये आ रहा था, लेकिन नई वाली कंडीशन से निकालते हैं तो रेट इनटू में खपत, कंजप्शन, रेट के गुना में कर देते हैं कंजप्शन, तो हमारे पास निकल के आ गया है नया खर्च, ठीक है। तो ये बन गया है 9/10 XY डैश, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, तो XY को हम कंपेयर कर सकते हैं 9/10 XY डैश के साथ, x से x कैंसिल क्योंकि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो नई खपत जो आएगी वो कितनी आएगी, y डैश इस साइड में रख लेता हूँ मैं, तो 10/y हो जाएगा ये उस साइड में जाके, क्योंकि 9 इंटू में है तो डिवाइड में होगा, दूसरी साइड जाएगा, और 10 डिवाइड में है तो इंटू में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे चलते हैं हम, कमी कितनी हुई है, y में से हम नई क्वांटिटी घटा देंगे, ठीक है, नई क्वांटिटी बढ़ के आएगी 10/9y, और इसमें से हम घटा देंगे y, ठीक है। नई खपत कितनी आई है ये, और पुरानी खपत हमारे पास y थी, तो 1/9y निकल के आएगी कमी, और कमी प्रतिशत निकालेंगे, खपत में जो कमी प्रतिशत हुई है उसको निकालेंगे 1/9y, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इतनी कमी हुई है किसके रिस्पेक्ट में हुई है, पहले वाली प्रारंभिक खपत के रिस्पेक्ट में हुई है, और इंटू में कर देंगे 100, y से y कैंसिल, तो ये इसको फर्दर सोल्व करने पर वही निकल के आएगा 11 एंड 1/9%। ईजी ये क्वेश्चन था, शॉर्ट ट्रिक से ना करना चाहे तो भी ज़्यादा लंबी बात नहीं है, आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड जो है थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी, आप किसी प्रकार की स्टेटमेंट से फिर कोई दिक्कत नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में सोहन ने 36% अंक प्राप्त किए, 36% अंक प्राप्त किए, वही सोहन ने उस परीक्षा में, कोई परीक्षा थी उसके टोटल अंकों के 36% ले गया वो लड़का सोहन, उसके बाद भी वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। ऐसा करने के बावजूद भी वो 6 अंकों से फेल रह गया, उसके अंक पास होने के लिए जो रिक्वायर्ड अंक थे उससे 6 अंक फिर भी कम रह गए। यदि उत्तीर्ण होने के लिए, यदि परीक्षा में पास होने के लिए, उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए 48% अंकों की आवश्यकता हो, तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। कुल अंक नहीं दे रखे तो माना परीक्षा में कुल अंक x अंकों की हो रही है टोटल परीक्षा, ठीक है, x अंक लेने की टोटल है, मैक्सिमम इतने ही आ सकते हैं उस पेपर में। तो पेपर में क्या क्या उसने 36% प्राप्त करने के बाद
अगर वह 6 अंक और प्राप्त कर लेता तो वह पास हो जाता। ये चीज़ समझ में आ गई। 36% में अगर 6 अंक और मिल जाते, उसे ऐड कर दिए जाते, तो उसके अंक कितने हो जाते? 48% के बराबर हो जाते। इसी चीज़ को हम एक और रख देंगे। उत्तीर्ण होने के लिए अंक जो चाहिएंगे उनको कंपेयर कर सकते हैं। शर्त के अनुसार हम लिखेंगे जो उसने x के 36% अंक प्राप्त किए हैं, x के 36%, x इंटू में 36/100, इतने अंक उसने प्राप्त कर लिए। लेकिन अगर उसके पास 6 अंक और होते, 6 जोड़ दिया है, ठीक है, तो उसके पास कितने अंक हो जाने थे टोटल? इस प्रकार x का 48%, वो पास हो जाता है अगर 6 अंक और मिल जाते तो। लेकिन 6 अंक और मिलने पर परीक्षा के उत्तीर्ण अंकों के बराबर उसके अंक हो जाते। जो उत्तीर्ण अंक है वो दे रखा है टोटल का 48%, टोटल का 48% करेंगे तो x अधिकतम अंक है, इनका 48% कितना होगा? x इंटू में 48/100, ठीक है। तो x का 36% और x का 48%, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम, एक साइड में लेके आते हैं। तो x का 36% को हम राइट साइड में लेके आते हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 6 इस साइड में रह जाएगा और x का 48% माइनस में x का 36%, x का 48% माइनस में x का 36%, तो ये घटने के बाद कितना बच जाएगा? x का 12% बच जाएगा। सेम संख्या की कोई भी परसेंटेज दे रखी है, उसको परसेंटेज को आपस में हम घटा सकते हैं। वैसे फर्दर सोल्व करेंगे 100 एलसीएम लेके तो भी इतना ही निकल के आएगा, ठीक है। x का 100%, तो x का 12% इक्वल दे रखा है इसने 6 के, और x इज इक्वल टू 12/100 है, उस साइड में जाके कितना हो जाएगा? 100/12, ठीक है। 12 2 और ये आ जाएगा 50। तो परीक्षा में मैक्सिमम अंक जो किसी भी एग्ज़ाम में 50 थे, सॉरी फीसदी परसेंटेज का सिंबल गलत लगा है, अंक निकालने थे हमने, ना कि परसेंटेज, ठीक है। तो उस परीक्षा में टोटल 50 अंक थे, ठीक है। इसको इरेज कर सकते हैं हम, इरेज करना ही ठीक है। अब बढ़ते चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? एक परीक्षा में पूजा ने 30% अंक प्राप्त किए, यानी 30% अंक मिले, इसके बावजूद वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी 15 अंक उसके कम पड़ गए जो पास होने के लिए अंक रिक्वायर्ड थे उसमें से। जबकि मोहित ने 42% अंक प्राप्त किए, 42% अंक प्राप्त किए मोहित ने, और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 3 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिए उसने, ठीक है। तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, लेकिन कंपैरिजन हम किसका कर सकते हैं? पूजा वाले केस में उत्तीर्ण अंक निकाल लेंगे और मोहित वाले केस में अनुत्तीर्ण वाले रहने के लिए आवश्यक अंक निकाल लेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे, हमें परीक्षा के कुल अंक मिल जाएंगे। और इसको वैसे ही लेटेस्ट सपोज वाले मेथड से होगा। माना परीक्षा के कुल अंक या अधिकतम अंक, परीक्षा के कुल अंक या अधिकतम अंक मान लिए हैं हमने x अंकों की कोई परीक्षा थी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से लेके चलते हैं। पूजा वाले केस में क्या बोला है उसने? पूजा वाले केस से अगर लेके चलें तो उसने पूजा लड़की ने 30% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। x का 30% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी उसको पास होने के लिए और नंबरों की ज़रूरत थी, जो कि 15 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाती। ये किसके बराबर होंगे? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों के बराबर होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं। सेकंड कंडीशन मोहित वाला जो केस है उसको उठा लेते हैं। मोहित ने 42% अंक प्राप्त किए, मोहित ने 42% अंक प्राप्त किए। मोहित ने x का 42%, x का 42% ऐसे लिखेंगे हम, x इंटू 42/100, और लेकिन उसके अंक जो है मैक्स पास होने के लिए ज़रूरी अंक थे उससे 3 अंक ज़्यादा थे। अगर इसमें से 3 अंक कम भी हो जाते तो भी वह पास हो जाता। तो ये भी क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक हैं ये भी, ठीक है। सेम चीज़ आ गई हमें पहली कंडीशन से और दूसरी कंडीशन से भी, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। x इंटू
42/100 -3 किसके इक्वल होना चाहिए, x इंटू 30/100 और प्लस में 15 के इक्वल होना चाहिए। x का 42% और x का 30%, इन दोनों को हम एक साइड में लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। मान लो x का 42% और माइनस में x का 30%, इसको हम एक साइड में लेके आ गए। ये प्लस के था इस साइड में, ये पूरी टर्म, इसको इस साइड में लेके आए माइनस की, और इस साइड में 15 प्लस का है और माइनस का 3 उस साइड में राइट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये x का 42% में से x का 30% घटने के बाद हमारे पास आएगा x का 12%, जिसको हम इस प्रकार लिख देंगे, और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं x इज इक्वल टू 18 इंटू 100 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 12। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 3 18 और ये हो जाएगा 50। तो टोटल अंक 50 इंटू 3 कितने थे 150, यानी 150 अंकों की परीक्षा थी, जिसके हिसाब से ये कंडीशन बन रही थी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्वेश्चन जो पुट किया गया है वो इस तरह से पुट किया गया है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, आज के टाइम की जनसंख्या जो है 1,76,400 है। किसी शहर में टोटल स्त्रियां पुरुष बच्चे कितने रह रहे हैं आज के टाइम में 1,76,400 है, जो कि 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती चली जाती है। यह जनसंख्या 100 व्यक्तियों पर 5 व्यक्ति हर साल बढ़ जाते हैं। इस जनसंख्या के हिसाब से लेके चले तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी तथा 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे। इसने वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो वर्तमान की जनसंख्या 1,76,400 है, ठीक है। तो अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी, कितनी होगी अगले वर्ष जनसंख्या जो होगी वो होगी 1,76,400 और इसका 5% बढ़ जाएगी। 5% वृद्धि का मतलब है 100 में 5% जोड़ेंगे और डिवाइड में 100 कर देंगे, तो टोटल जनसंख्या अगले साल होगी वो निकल के सामने आ जाएगी। तो ऐसे करेंगे हम 100 + 5, इतनी जनसंख्या आ जाएगी निकल के, ठीक है। अब ये तो है 1 साल बाद इतनी जनसंख्या होगी, लेकिन हमने निकालना है 2 साल बाद, आफ्टर सेकेंड ईयर, यानी 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या मिलेगी। जो इससे पहले वाले साल जो जनसंख्या थी उसका भी, इससे पहले वाले साल जो जनसंख्या थी उसका भी 5% और बढ़ जाएगी जनसंख्या में। तो ये जनसंख्या उससे पहले वाले साल थी और इसमें भी 5% हम बढ़ा देते हैं, तो इसका भी 105% करना पड़ेगा, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करने के बाद कितना निकल के आएगा हमारे पास, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास निकल के आएगा 1,94,481, इतनी हो जाएगी 2 साल के बाद जनसंख्या, ठीक है। अगर आपने चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला पढ़ा है तो वो फॉर्मूला यहाँ भी लग सकता है। चक्रवर्ती मिश्र धन पढ़ा होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है जिसमें, तो साधारण मिश्र धन से ये कई मायनों में अलग होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, जो शुरुआत में जो टर्म होती है प्रिंसिपल होता है उसके इनटू में लिख देते हैं 1 + रेट बाई 100 और इनटू में टाइम को इस टर्म की पावर बना देते हैं 1 + r/100 की पावर कितनी लिख देते हैं t। तो वो फार्मूला यहाँ भी कारगर हो सकता है, ठीक है। p को हम मान लेंगे आरंभिक जनसंख्या 1,76,400 और इसके इनटू में लिखेंगे हम 1 + r की वैल्यू 5%, ठीक है, 5/100 हो जाएगा, और t टाइम कितना दे रखा है 2 साल। इस फॉर्मूले से भी सेम निकल के आएगा, ठीक है, इजी है। अब हमने निकालना है 2 वर्ष पूर्व से कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या निकालनी है, तो 2 वर्ष पूर्व के लिए हम मान लेते हैं, माना 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या, कस्बे या शहर की जनसंख्या कितनी थी। मान ली x थी टोटल जनसंख्या,
2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम। 2 वर्ष पूर्व का हमने सबसे पहले तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या मान लो 2018 की बात कर रहा है, वो आज 2020 चल रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व 2018 में जनसंख्या x थी उस शहर की। इसके बाद 19 में आके इसका 5% बढ़ गई, तो इसका 105% होगी, ठीक है। और अगले साल जो ये जनसंख्या निकल के आई है उसका भी 105% होगी। तो 2 साल बाद यानी 2020 में आकर 2 साल बाद जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जो 2 साल पहले हमने जनसंख्या मानी थी उसका 5% बढ़ा दिया है। 5% बढ़ने के बाद वो जनसंख्या आ गई है खुद का 105%। अब ये जो जनसंख्या खुद का 105% आई है, इसमें अगले साल के लिए फिर वो 105% हो जाएगी टोटल का, ठीक है, क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार आप देखेंगे कि पहले साल जो जनसंख्या निकल के आएगी वो खुद का x का 105% निकल के आएगी, और अगले साल फिर x के 105% का भी 105% टोटल जनसंख्या बनेगी। उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 2020 में जो जनसंख्या है, जो वर्तमान जनसंख्या है उसके बराबर रख देंगे, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिलेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो ठीक है, 5 से कैंसिल होने पर इतना आ जाएगा। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1716400, और इसके डिवाइड में कितना आएगा, 21 × 21 ऊपर है तो यहाँ इस साइड में ये डिवाइड में आ जाएगा, और 20 × 20 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये x के डिवाइड में था। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 21 8 168 हो जाएगा, 2184 हो जाएगा, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम, और ये जाएगा 2184, और इसको सोल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 1,60,000। तो 2018 में यानी 2 साल पूर्व कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगला पार्ट जो करेंगे उसमें थोड़े और कम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे। ये तो हमने साधारण से क्वेश्चन कराए हैं, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। आगे वाले पार्ट के लिए जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ, और वैसे भी हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे टॉपिक्स के साथ पकड़ बनाने में कामयाब हो। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल स्टडी स्थल को।